इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? चुनाव करवाना, नागरिकता साबित करना, या फिर किसी पार्टी को फायदा पहुंचाना, या फिर लापरवाही से बने वोटर लिस्ट पर ध्यान न देना, या फिर निष्पक्षता से इलेक्शन करवाना। बीएलओ से लेकर इलेक्शन कमीशन के आला अधिकारी तक सब जनता के टैक्स का पैसा खाते हैं, फिर भी ना वोटर लिस्ट 100% सही बना पाते हैं और ना चुनाव सही से करवा पाते हैं। बिहार में आपको एसआईआर करवाना पड़ा, यानी कि आपके सिस्टम ने सही से काम नहीं किया। कभी ईवीएम पे सवाल उठता है, कभी वोटर लिस्ट पे सवाल उठता है, कभी निष्पक्षता पे ही सवाल उठने लगता है। और फिर इलेक्शन से जस्ट पहले एसआईआर करवाना, वो भी उस स्टेट में जहाँ पे मजदूर रहते हैं, जहाँ पे अति पिछड़ी जनजातियां रहती हैं, जहाँ पे लोगों का घर बाड़ों में बह जाता है। ऐसी जगह पे एसआईआर इतने जल्दी में करवाना कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है। पहले सुनने में आता था कि बूथ कैप्चर हो जाता था, लेकिन इस डिजिटल युग में कहीं वोट तो कैप्चर नहीं हो रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट में ऐसी बहुत सी गड़बड़ियां आ रही हैं कि जो मर गया वो जिंदा है, जो जिंदा है वो मर गया। और तो और एक एक घर में 100 वोट, 200 वोट, 400 वोट, एक एक हजार वोट। पूरा हमको तो लग रहा है एक बूथ स्टेशन ही घोषित कर देना चाहिए एक एक घर को। फिर भी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा किया जैसे लग रहा किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं, और कैमरे की बात पे कह रहे हैं कि हम किसी का फोटो नहीं दिखाते। तो लगा क्यों रहे हो भाई? अगर कैमरा नहीं रहता तो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में आपके अधिकारी की धांधली पकड़ी जाती। अक्सर ही इंटरनेट पर वीडियो सर्कुलेट होती रहती है कि एक इंसान फर्जी वोट कई डालकर आ चुका है। जैसे एक लड़के ने दावा किया कि उसने 8 वोट डाले थे, बाकायदे उसने वीडियो बनाकर भी डाले थे। ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जाएगा जब आपका सीसीटीवी काम ही नहीं करेगा? तो पहले तो ईवीएम पर सवाल उठा। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि 100% ईवीएम सही है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो जब खराब होती है तो अक्सर ही बीजेपी को वोट जाता है। अगर ईवीएम सही होता तो जर्मनी, जापान, अमेरिका जैसा देश आज भी बैलेट पेपर पर इलेक्शन क्यों कराता? और तो और रही बात नाम कटने की, तो किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, या फिर अब बिहार हो। लेकिन नाम कटने के सबसे पहले किसी ने ध्यान दिया तो वो अखिलेश यादव। जब 2022 के विधानसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में बहुमत से पीछे रह गए तो उन्होंने देखा कि किसी सीट पर 500 से, किसी सीट पे 1000 से उनके कैंडिडेट हारे हैं। ओवरऑल पूरे यूपी में देखा जाए तो 3.5 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी पीछे चली गई। इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने सर्वे कराया तो पता चला कि बहुत सारे मुसलमानों और यादवों का वोट कटा है, जिस पर उन्होंने कुछ ही विधानसभा से करीब 18,000 वोट की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की, लेकिन कमीशन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और यही प्रॉब्लम दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी फेस किया। दिल्ली में जहां से आम आदमी पार्टी बहुत कम मार्जिन से पिछला चुनाव जीती थी, वहां पे बहुत सारे वोट कटे। दिल्ली में खुद अरविंद केजरीवाल की सीट हो, शाहदरा सीट हो, ऐसी बहुत सारी सीटों पर नाम कटे और आखिरकार आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई। बहुत सारी सीटों पे फर्जी अफवाह उड़ाई गई कि यहाँ पे रोहिंग्या थे, यहाँ पर बांग्लादेशी थे। और महाराष्ट्र में तो गजब का खेल हुआ। 2024 लोकसभा इलेक्शन के 5 महीने बाद जब वहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन होता है तो वहाँ मतदाता बढ़ जाते हैं। एक एक बिल्डिंग में 4-4 हजार वोट बढ़े। जो इंडिया गठबंधन लोकसभा के इलेक्शन में काफी अच्छी पोजीशन में आ गया था, वो विधानसभा में एकदम धाराशायी हो गया। और जब ये लोग महाराष्ट्र हार गए तब समझ में आया कि मामला कहीं न कहीं गड़बड़ हो रहा है। फिर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि कर्नाटक की किसी एक सीट का गहन अध्ययन किया जाए, तब पता चलेगा कि मामला क्या चल रहा है। और कर्नाटक की एक सीट डिसाइड हुई, महादेवपुरा, जहां पर इलेक्शन कमीशन से वहां का जब डेटा मांगा गया तो वो डिजिटल फॉर्म में ना देकर हार्ड कॉपी दे दिया, जिसे कांग्रेस को सॉल्व करने में लगभग 6 महीना लग गया। उसमें पाया गया कि करीब 4 तरीके से लगभग 1 लाख वोट का घपला हुआ, जिसे राहुल गांधी ने एटम बम कहा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाया कि ये घपला कैसे हुआ है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक तो डुप्लीकेट वोटर, जैसे एक ही कैंडिडेट का नाम लखनऊ में भी है, महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटक में भी है, ऐसे करीब 11,000 से लेकर 12,000 तक कैंडिडेट मिले। दूसरा उन्होंने बताया कि फेक एड्रेस यानी कि जीरो एड्रेस पे करीब 40,000 वोट मिले। तीसरा, सिंगल एड्रेस पर बहुत सारे वोट, जैसे कहीं पर 80 वोट मिले, कहीं 200 मिले, कहीं 400 मिले, मात्र सिंगल एड्रेस पर। बिहार में तो हद है, वहां पे तो 900 वोट मिल रहे हैं एक एक एड्रेस पर। यहाँ पे फॉर्म नंबर 6 का गलत इस्तेमाल देखा गया, क्योंकि फॉर्म नंबर 6 जो होता है वो 18 से लेकर 24 साल की नए वोटर को ऐड करने के लिए होता है। बाकी जो फॉर्म नंबर 7 होता है, जो मर जाते हैं या फिर अपना जगह चेंज करवाते हैं उनके लिए होता है। या फिर 8 नंबर भरिए, जहाँ पे आपको नाम का करेक्शन कराना, कोई भी करेक्शन कराना हो तो फॉर्म नंबर 8 भरना रहता है। लेकिन यहाँ पर
कोई भी उम्र हो फॉर्म नंबर 6 उठा के भर दिए और लगभग 30,000 से ऊपर फॉर्म नंबर 6 भरा गया मात्र एक विधानसभा में। इतनी डिटेल से कमियां राहुल गांधी ने निकाल दी और कहा जा रहा है कि आप माफी मांगिए, एफिडेविट दीजिए। किस बात की एफिडेविट? अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट दी थी, 2 साल बाद इन्होंने मात्र 14 पर संज्ञान लिया। अब लेकर आए हैं SIR। बिहार इलेक्शन से कुछ महीने पहले SIR लाना, नई वोटर लिस्ट बनाना अपने आप में एक सस्पेंस है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन हुआ, लोगों ने अपना सांसद चुना, देश के प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन इनको उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। इनको बस कराना था SIR। क्या ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपालियों के लिए था या फिर बिहारियों को ही परेशान करने के लिए था? क्योंकि यह एक तरह से लग रहा था कि जैसे NRC हो, क्योंकि उनके द्वारा मांगे गए 11 डॉक्यूमेंट इस बात की गवाही देते हैं कि SIR में लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी थी कि वो बिहारी हैं। वोटर लिस्ट का मामला रहता तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी अलाउ रहते हैं, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि आप आधार कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को इन्हें ऑर्डर देना पड़ा, आप आधार कार्ड से पासपोर्ट बनवाइए, पूरी दुनिया घूमिए, आधार कार्ड से KYC करवाइए, आधार कार्ड से किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा, निर्वाचन आयोग को, कि आधार कार्ड से आप वोटर लिस्ट भी बना सकते हैं, वो भी उस स्टेट में जहां सबसे ज्यादा मजदूर पाए जाते हैं और ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता। जैसे एक जाति की बात की जाए, मुसहर जनजाति, जिससे दशरथ माझी आते थे। 2023 में जब जाति सर्वे बिहार में हुआ तो पता चला करीब 20 लाख वहां पे मुसहर रहते हैं और उनमें से मात्र 2% ऐसे थे जो 10 तक पढ़े थे और मात्र 23% ऐसे थे जो 4ठी कक्षा तक पढ़े थे। दशरथ माझी की बात की जाए तो वो खुद जिंदगी भर झोपड़ी में थे, खुद का मकान नहीं था उनके पास। जब बिहार में प्रवासी मजदूरों की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि 30% मजदूर ऐसे हैं जिनके पास SIR में मांगे डॉक्यूमेंट्स नहीं है और 46% ऐसे मजदूर हैं जिनके पास मात्र 10th की सर्टिफिकेट है। 30% के पास आवास प्रमाण पत्र, 39% के पास जन्म प्रमाण पत्र और 96% के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड भी वहां पे प्रवासी मजदूरों के पास 100% नहीं है। असली SIR तो अजीत अंजुम और दैनिक भास्कर ने दिखाया, पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो 65 लाख लोग का नाम कटा है उसमें सबको दिख रहा है कि कौन जिंदा है कौन मर गया। अब नई लिस्ट बनेगी, किसी का नाम कटे या रहे, बड़े साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बड़े साहब को एक जज जैसा दर्जा मिला हुआ है। साहब को गद्दी पर बैठाने के लिए एक प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक विपक्ष का नेता, तीनों रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति उनका चयन करेंगे।